कड़कड़ाती खून जमाने वाली ठंड पड़ रही थी। जंगल की झाड़ियों से घिरा हुआ डाक बंगला काफी दिन में जितना सुंदर दिखता था, उतना ही इस रात के कोहरे में भयंकर नजर आ रहा था। डाक बंगला या यूं कह लीजिए सरकारी गेस्ट हाउस, जहां सरकारी कर्मचारी, नौकरशाह और मंत्री लोग रुक सकते हैं। उस रात मनमोहन अपनी बीवी अनु, बेटे रवि और बेटी जीविका के साथ वहां रुकने आया होता है। वो एक आम आदमी होता है, इसलिए भुगतान भरकर वो वहां ठहरता है। अब कोई गेस्ट हाउस नजर ही नहीं आ रहा है मुझे, इसीलिए यहाँ आना पड़ा। माफ करना रवि बेटा। क्या पापा आप भी? ये डाक बंगला कितना खौफनाक नजर आ रहा है। इसमें हम अगले 2 दिन कैसे बिताएंगे? रवि बेटा, कॉलेज का लास्ट ईयर चल रहा है तुम्हारा, इतने बड़े हो गए हो फिर भी इतना डरते हो। अब हम भी क्या करें? अगले 2 दिनों तक इस गांव से बाहर मौसम खराब होने की आशंका है और साथ ही भूकंप आने की भी। अरे मेरे डरपोक भाई, तुम कब सुधरोगे? अरे उल्टा इस डाक बंगले की खूबसूरती को देखो ना, यहाँ की शांति में कितना सुकून है। उफ। चुप रहो जीविका। वो चारों अपने अपने कमरों में आराम करने चले जाते हैं। रवि और जीविका एक कमरे में सोते हैं और मनमोहन और अनु एक कमरे में। जब जीविका आराम कर रही होती है तभी अचानक से रवि को बाहर से किसी के हंसने की आवाज आती है। मेरे पास आओ, आओ, आओ मेरे पास आओ। ये किसकी आवाज है? कौन है? रवि के पसीने छूटने लगते हैं और वो बालकनी में जाता है। तभी उसे वहां कोई नीचे नहीं दिखता है और ना ही दूर दूर तक जंगल में कोई नजर आता है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। फिर ये आवाज किसकी थी? जीविका, तुम पागल हो क्या? ऐसे कोई करता है क्या? मैं कितना डर गया एक पल के लिए। सॉरी, मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम अपने मन में से इस डर को भगा दो। ये जगह दिखने में जितनी हॉन्टेड है उतनी असल में है नहीं यार। थोड़ी देर बाद वो चारों खाना खाने नीचे आते हैं। तभी एक बूढ़ी काकी उन्हें खाना परोसती है। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं सच कह रहा हूँ, ये डाक बंगला सही नहीं है। मैंने अपने कानों से उस औरत की आवाज सुनी है। चुप करो यार भाई, मैं भी वहीं थी, तुम भी वहीं थे, तो उस औरत की आवाज सिर्फ तुम्हें ही क्यों सुनाई दी? मेरे कानों में क्या हड़ताल हो गई थी? हाँ। शट अप जीविका। हाँ बेटा, इतना मत घबराओ। लेकिन पापा। रवि बेटा, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हें महसूस होगा। तुम बार बार उसी बारे में सोचोगे तो तुम्हें वही सब नजर आएगा, वही महसूस होगा बेटा। चुपचाप खाना खाइए, वरना ठंड में जल्दी ठंडा हो जाएगा। वैसे भी डाक बंगले की दीवारों को शांति पसंद है, हल्ला नहीं। जी काकी। सभी खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन रवि को रात को नींद ही नहीं आती। वो हर वक्त बस उस आवाज के बारे में ही सोचता है। तभी उससे कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलते हुए दिखाई देता है। ये क्या? ये दरवाजा अचानक से कैसे खुल रहा है? ये सब क्या हो रहा है? दरवाजा अपने आप खुल जाता है और रवि बिस्तर से उठकर हिम्मत जुटाते हुए दरवाजे के पास जाता है। तभी वो एक काले साए को फौरन सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागते हुए देखता है। ये देख रवि की सांसें तेज और कलेजा कांपने लगता है। कौन था वहां? कौन था? और ये क्या? ये पेपर, इस पे तो खून की स्याही से लिखा है, मैं तुम सबकी जान ले लूंगी। क्या? तभी रवि बहुत ज्यादा डर जाता है और वो तुरंत मनमोहन, अनु और जीविका को उठाकर उन्हें सब कुछ दिखाता है और साथ ही वो पेपर भी दिखाता है। मेरा यकीन कीजिए माँ पापा, मैं झूठ क्यों बोलूं भला? मैंने सच में किसी काले साए को सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागते हुए देखा है। और ये पेपर, इस पर खून की स्याही से लिखा है, देखो आप। उस पेपर से वो सब लिखा हुआ मिट चुका था। ये देख रवि के होश उड़ जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? रवि, एक काम करो, तुम और जीविका हमारे कमरे में सो जाओ। चारों एक साथ सोएंगे तो किसी को डर नहीं लगेगा। लेकिन पापा, मैं डर नहीं रहा, मैं बस मेरी और आपकी सबकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। यहाँ से चलिए। आप सब भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते होंगे, लेकिन मुझे है। रवि भाई, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। बस रवि, चलो सोने। अब और कुछ नहीं सुनना है हमें। पहले ही तुम्हारे पापा और मैं बहुत थक चुके हैं। कोई रवि की बात समझने की कोशिश ही नहीं करता और सब एक ही कमरे में सो जाते हैं। जैसे तैसे रात गुजर जाती है। अगले दिन रवि उस बूढ़ी काकी से पूछता है, काकी, यहाँ इस डाक बंगले में केवल मैं और मेरा परिवार ही रुका हुआ है, यहाँ और कोई नहीं रुकता क्या? लोग यहाँ रुकने आते हैं, लेकिन अभी इस समय नहीं है। हटो यहाँ से, मुझे बाहर जाना है। रवि दिन में उस बंगले को अच्छे से देख लेता है। मनमोहन, अनु और जीविका बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अरे रवि भाई, आओ हमारे साथ बैठ जाओ, वरना फिर कोई भूत आकर आपको परेशान कर लेगा। बस जीविका, कितना परेशान करोगी तुम उसे चिढ़ा चिढ़ा कर। ओके बाबा, सॉरी। रवि कुछ दूर टहलने जाता है और तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो सुनसान सड़क पर फूल बेच रही होती है। साहब,
साहब फूल ले लो ना साहब, गुलाब, चंपा, चमेली, मोगरा, जास्मीन, सारे फूल हैं मेरे पास। न, नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई फूल। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी बोनी हो जाए इसलिए एक फूल तो ले लीजिए प्लीज साहब। रवि उस फूल को खरीदकर अपनी माँ अनु को बालों में लगाने के लिए दे देता है। बाद में जब अनु बाथरूम में मुंह धोने जाती है तभी वहां की लाइट अचानक से बंद चालू होने लगती है। अरे इन लाइट्स को क्या हो गया अचानक से? और जब अनु आईने में देखती है तभी उसके पीछे एक औरत खड़ी होती है जिसकी शक्ल काफी ज्यादा खौफनाक होती है। आ! अनु की चीख सुनकर सभी उसके कमरे में भागे चले आते हैं और उसे वहां पर बेहोश पाते हैं। माँ आंखें खोलो ना माँ। थोड़ी देर बाद जब अनु को होश आता है तभी वो उन तीनों को सारी घटना बताती है। अनु की जुबानी ये सारी बातें सुनकर उन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ ये सब सच है? हाँ जीविका बेटी, रवि बिल्कुल सच कह रहा था। देखो मैंने कहा था ना आप तीनों से, इस डाक बंगले में जरूर कुछ तो गड़बड़ है। मनमोहन जी मुझे कुछ नहीं पता, हम कहीं और रुक लेंगे, चाहिए तो जंगल में रुक लेंगे, लेकिन इस भूतिया डाक बंगले में बिल्कुल नहीं। हाँ पापा, अगर माँ और रवि ने यहाँ कुछ ऐसा महसूस किया है तो हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। हाँ अनु ठीक है, अपना अपना सामान ले लो, हम सब अभी इसी वक्त यहाँ से निकलते हैं। चारों अपना सामान पैक करके वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी वहां डाक बंगले के मुख्य दरवाजे पर वो बूढ़ी काकी खड़ी हो जाती है। काकी हमें जाने दीजिए, हमें अब यहाँ नहीं रहना है। नहीं कहा ना, एक बार जब कोई इस डाक बंगले में आ जाता है तो वो फिर से वापस नहीं जा पाता। नहीं, आप हमें यहाँ जबरदस्ती रुकने के लिए नहीं कह सकती काकी, हमें जाने दीजिए प्लीज। मतलब ये कि तुम सब अब हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर रहोगे, इंसान बनकर नहीं बल्कि भूत बनकर। उतने में अचानक से वो बूढ़ी काकी अपने भूतिया रूप में बदल जाती है और वहां आसपास सभी भूत इकट्ठे हो जाते हैं। ये सब देखकर चारों की रूह कांप उठती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नहीं, बचाओ! वो चारों भागने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके पैर नहीं हिल पाते हैं और वो जमीन से चिपक कर रह जाते हैं। नहीं, हमने यहाँ रुककर बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए था। बचाओ! ये हमारे पैरों को क्या हो गया? ये हिल क्यों नहीं रहे? हमें बख्श दो, हमें जाने दो यहाँ से, जाने दो, हमें जाने दो। नहीं, कहा था ना मैंने। अब तुम सबका अंत है, तुम सब भी हम भूतों की बिरादरी में शामिल हो जाओगे आज। ये तो वही फूल वाली लड़की है। यही तो इस डाक बंगले का नियम है, एक बार जो यहाँ पर आया वो वापस जिंदा नहीं लौट पाता, उसे तो मरना ही पड़ता है। ये सब मैंने शुरू किया था, क्योंकि कई सालों पहले इसी डाक बंगले में काम करते करते गेस्ट ने मेरी जान ली थी, क्योंकि मैंने उसे सोने की तस्करी करते हुए पकड़ लिया था और मैं उसका जुर्म पुलिस को बताऊं, इस डर के कारण उसने मुझे मार दिया। क्योंकि सभी इंसान ऐसे ही होते हैं, मतलबी और बुरे। सारे भूत अब उन चारों के पास आने लगते हैं और चारों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन तभी हम यहाँ से भाग तो नहीं सकते, लेकिन अपने मुंह से भगवान को याद तो कर सकते हैं। माँ, पापा, जीविका, हनुमान जी ही अब हमें बचा सकते हैं। वो चारों एक साथ हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर देते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बंद करो, बंद करो। हनुमान चालीसा सुनकर सभी भूतों के कानों से खून निकलने लगता है और सभी एक के बाद एक खत्म होने लगते हैं, जिसके बाद चारों उनकी कैद से आजाद हो जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। उस दिन के बाद डाक बंगला भूतों और काली शक्तियों के कहर से मुक्त हो गया।